नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जोहार। सात की बड़ी बात मॉर्निंग प्राइम में आप सभी का स्वागत है। तो गर्मा गर्म हाथ में लीजिए चाय की प्याली और नजरें टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि हम परोसने जा रहे हैं गर्मा गर्म ताजा तरीन खबरें। मेरा नाम है आकांक्षा पांडे और मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल सौमित्र। बिल्कुल आकांक्षा, सबसे पहले हम हेडलाइंस का रुख करेंगे, उसके बाद खबरों का सिलसिला, यानी सात की बड़ी बात में पहली खबर का रुख करेंगे। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़िया बात पर छिड़ी नई बहस। नितिन नबीन के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने की माफी मांगने की मांग। कहा, भारत से बाहर नहीं है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव और नृत्य महोत्सव का आज आखिरी दिन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सहकारिता और मार्कफेड की ली आपात बैठक। खाद की समस्याओं को जल्द निपटाने के दिए निर्देश, अधिकारियों को लगाई फटकार। उज्जैन में बदमाशों के हौसले बुलंद, पुलिस पर आरोपी ने की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में अपराधी के पैर में लगी गोली। राजधानी भोपाल में फिर सामने आया धर्मांतरण का मुद्दा। पीड़ित महिला ने मुफ्ती परिवार पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। सीएम और गृह मंत्री से की अपील। और भारतीय क्रिकेट के लिए कल रहा शानदार दिन। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को 5 रनों से हराकर सेमीफाइनल में सीधे पहुंचा। सूर्य कुमार बने रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज। साथ की बड़ी बात में पहली जो खबर है वो छत्तीसगढ़वाद से जुड़ी हुई है। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़वाद पर नई बहस छिड़ गई है। बिल्कुल, कल रायपुर पहुंचे थे नितिन नबीन और उन्होंने जो बयान दिया है छत्तीसगढ़ियावाद वर्सेस भारतीयतावाद, उस पर अब सीएम भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया है और उन्होंने नितिन नबीन पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि नितिन नबीन को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ भारत से बाहर नहीं है। छत्तीसगढ़ियावाद पर नितिन नबीन के बयान पर यानी सियासत तेज हो गई है। इसे मुद्दा बना लिया गया है। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाने से क्या होगा, ये नबीन ने कहा था और इस पर कल आपने डिबेट भी देखी थी। छत्तीसगढ़ियावाद की नहीं, भारतीयतावाद की बात करते हैं। कांग्रेस के मुंह में राम और मन में रावण है, ये बात नितिन नबीन ने कही थी। और उसके बाद अमरजीत भगत, जो कि खाद्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने भी तीखा प्रहार किया था नितिन नबीन पर। उन्होंने कहा था राजनीति से प्रेरित है और जब राम के लिए कुछ कांग्रेस सरकार करती है तो बीजेपी के पेट में न जाने दर्द क्यों होता है। अलग अलग मुद्दों पर नितिन नबीन ने अपनी राय रखी थी और उसके बाद अब जोरदार सियासी संग्राम हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन बात सबसे ज्यादा यहां पर जाई हुई है वो छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर के है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो छत्तीसगढ़ियावाद का विरोध करते हैं तो छत्तीसगढ़ के लोगों का विरोध करते हैं। छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा रायपुर में लगी है और पूरे जिलों में लगेगी। ये सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। हमारे प्रदेश का अपना गौरव है और हम इसका सम्मान करते हैं और इसलिए माफी मांगने के लिए कह रहे हैं सीएम भूपेश बघेल नितिन नबीन को। बिल्कुल, कई बार जो बातें होती हैं वो ऐसे ही कह दी जाती हैं, ये लेकिन राजनीति है, यहां पर बहुत गंभीरता चाहिए। अगर आपने इधर उधर कुछ भी बोला तो हो सकता है कि आपको विपक्ष या सत्ता पक्ष आपके ही बयान में फंसा ले। और हम अपनी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है। ये दरअसल में 15 साल में छत्तीसगढ़ को लूटने का काम, छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान कर रहे हैं, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान कर रहे हैं। और इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि लेकिन नबीन जी को छत्तीसगढ़ के लोगों से माफी मांगना चाहिए। तो बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नबीन के बयान को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ का अपमान बताया है। उन्होंने कहा है कि नितिन नबीन को छत्तीसगढ़ के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ भारत से बाहर है क्या, हर प्रदेश का अपना गौरव होता है। छत्तीसगढ़ को हम लोग महतारी के रूप में मानते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि 15 साल तक भाजपा ने प्रदेश को लूटने का काम किया है। 42 जनजाति छत्तीसगढ़ में रहती है, लेकिन भाजपा ने कभी भी यहाँ की संस्कृति को बढ़ाने का काम नहीं किया।
चलिए, स्टार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। स्टार, चूंकि अब इसे भारतीय जनता पार्टी के इस बयान के बाद कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है और अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। देखिए, 1 साल ही बचा है छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर, और ऐसे में चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। यदि बीजेपी कुछ बयान देती है और वो थोड़ा सी बयान कुछ गलत होता है या फिर मौका मिलता है विपक्ष कांग्रेस को, तो वो उस पर पलटवार करेगी। यही हाल बीजेपी का है। कांग्रेस की तरफ से कुछ बयान आता है और यदि मौका मिलता है तो बीजेपी उस पर पलटवार करेगी। तो ये कल देखने को मिला है। सुबह नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर जो बयान दिया, जिस पर सीधा सीधा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यदि बीजेपी के लोग छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान कर रहे हैं, मतलब वो छत्तीसगढ़ का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि साफ है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि छत्तीसगढ़ को एक महतारी के रूप में शुरू से देखा गया है। जिस प्रकार भारत माता का वो सम्मान करते हैं, चूंकि छत्तीसगढ़ के लोग हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ महतारी का भी वो सम्मान करते हैं और छत्तीसगढ़िया होने पे उन्हें गर्व है। इसी संदर्भ में उन्होंने नितिन नवीन से कहा है कि वो अपने शब्दों को लेकर माफीनामे पर आ गई है और छत्तीसगढ़ की संस्कृति के खिलाफ बोलने पर बात आ गई है। स्टार, वही मैं कह रहा हूं, उन्होंने साफ कहा है कि क्योंकि अब ये छत्तीसगढ़ का अपमान है, इसलिए नितिन नवीन को चाहिए कि वो छत्तीसगढ़ के जनता से माफी मांगे। ये साफ शब्दों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है और उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि जो इस तरीके के बयान देंगे उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ेगी। और यदि माफी नहीं मांगते हैं तो इसका परिणाम आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता देगी। आप स्टार, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, कांग्रेस बेहद हमलावर है नितिन नवीन के इस बयान के बाद, लेकिन बीजेपी का क्या वर्जन अभी तक सामने आया है? क्योंकि हमेशा से हमने देखा है कि जितने भी छत्तीसगढ़ के लोग रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर के थोड़े से वो सेंसिटिव भी रहे। तो क्या माना जाए कि 2023 के लिए एक मास्टर स्ट्रोक भी यहाँ पर मिल जाएगा क्या कांग्रेस को बीजेपी का ये बयान के साथ? देखिए, मास्टर स्ट्रोक का एक कह सकते हैं कि एक प्रकार से एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि अभी 1 साल का समय है। मैंने जैसे कहा शुरुआत में कि अब हर मामले पे बयानबाजी हो गया। यदि बीजेपी कुछ कहती है तो कांग्रेस उस पर पलटवार जरूर करेगी और उसको भुनाने की कोशिश करेगी। यही हाल बीजेपी का, कांग्रेस की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया आती है तो उसको भुनाएगी। तो फिलहाल अब देखना है कि आने वाले समय में क्या इस पर रणनीति होती है, क्या प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि अभी तक ये सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी सामने आई है। आम जनता इन बयानबाजी को लेकर क्या सोचती है वो मायने रखता है, क्योंकि वोट जनता को करना है और यदि वो चीज के बयान से बिल्कुल स्टार, जनता क्या सोचती है वो वर्जन भी राहुल हम अपने दर्शकों के सामने तमाम जो रिपोर्टर्स हैं उनके जरिए जरूर रखेंगे, तब समझा जा सकेगा कि आखिर नितिन नवीन के इस बयान पर जनता का क्या वर्जन। आप बने रहिए स्टार हमारे साथ। इसी खबर से जुड़ी हुई अगली खबर भी आपको बता दें, छत्तीसगढ़ियावाद और भारतीयतावाद को लेकर छिड़ी बहस के बीच प्रदेश के लोगों का अपना ही नजरिया सामने आया है। कुछ लोग इसे लेकर राजनीति नहीं करने की बात कर रहे हैं तो कोई इसे विशुद्ध रूप से राजनीति का ही मामला बता रहे हैं। आपको बता दें कि बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर और जगदलपुर और कोरबा के लोगों का यह कहना है कि राज्य के दृष्टि से छत्तीसगढ़ियावाद बहुत जरूरी है, उसी तरह देश की दृष्टि से भारतीयतावाद बहुत जरूरी है। सुनिए, छत्तीसगढ़ियावाद देखने को मिल रहा है। ये आपके शब्दों में है। हम तो भारतीय हैं और भारतीयवाद को लेके चलते हैं। छत्तीसगढ़िया निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की कल्पना को साकार किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। ये तो केवल उसकी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। छत्तीसगढ़ियावाद भी निश्चित रूप से हमारी स्थानीय जो संस्कृति है, हमारा जो अस्तित्व है, वो छत्तीसगढ़ियावाद से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं छत्तीसगढ़ियावादी भी हूँ और राष्ट्रवादी भी हूँ। तो मेरे को लगता है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ियावाद और राष्ट्रवाद दोनों को समाहित करके चलना पड़ेगा, तभी संभव हो सकता है। छत्तीसगढ़ी का भी महत्व है और राष्ट्रीयता का भी महत्व है। तो सबसे प्रथम तो मैं कहूँगा कि राष्ट्र है, राष्ट्र के बाद फिर जो भी है प्रांतीय बातें हैं। छत्तीसगढ़ियावाद ये है कि हमारी कला, संस्कृति, धरोहर जो है, विरासत जो है, जो आगामी सरकार है उन्होंने बहुत अच्छे से सहेज के रखा हुआ है उसको। आदिकाल से छत्तीसगढ़ी हमारी संस्कृति संस्कार रही है। यदि हम छत्तीसगढ़ियावाद बोल रहे हैं तो इसमें किसी को विरोध नहीं होना चाहिए और ये हमारी अस्मिता है।
हमारी संस्कृति है। हम जन्म से गर्भ से छत्तीसगढ़ी हैं। जो बहस है निरर्थक है। आप जिस उद्देश्य से और जिस नज़र से आप छत्तीसगढ़वाद और भारतीयता की बात करते हैं वो बिल्कुल बेकार है। तो चलिए जनता अच्छा बात है, जहाँ लग रहा है इसका मान मर्यादा करना चाहिए। हम छत्तीसगढ़ के निवासी, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ का अच्छे तरीके से हम लोग इज्जत करते हैं। छत्तीसगढ़ ऑफिस दफ्तर कहीं पे भी लग रहा है तो उसमें कोई आपत्ति तो होना नहीं चाहिए। पूरा छत्तीसगढ़ महतारी का पूरा जो लग रहा है उसमें कोई आपत्ति नहीं है कि इसमें राष्ट्रवाद की कोई बात नहीं है। इसमें प्रदेश में लगाने से एक मैसेज जाएगा कि छत्तीसगढ़ महतारी के नाम से छत्तीसगढ़ को जाना जाता है, इसलिए उसकी मूर्ति लगाएंगे तो पब्लिक के बीच में अच्छा संदेश जाएगा। वो भारत की तर्ज पर, भारत माता की तर्ज पर छत्तीसगढ़ महतारी करके जोड़ करके लोगों को भावनात्मक रूप से एक करके और उसमें कांग्रेस का एकाधिकार स्थापित करने के प्रयास की दिशा में ये प्रतिमा लगाने का प्रयास चल रहा है। छत्तीसगढ़ के हैं, देश तो हमारा पूरा ही है, लेकिन हम अपने आप को गौरव महसूस करते हैं कि हम छत्तीसगढ़ के हैं। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। छत्तीसगढ़िया होना सबसे अच्छी बात है। शिवाजी का मूर्ति लगा रहता है, सरदार पटेल की मूर्ति लगी है। ये क्या सिंबल है? हम अपनी बातों को मतलब हम अपनी भावनाओं को उच्चतम शिखर पर ले जाते हैं। हम अपनी भावनाओं का प्रतीकात्मक तौर पर हम प्रदर्शित करते हैं। चुनाव के नजदीक आने के बाद विवादित बयान देकर प्रचलित होने का ये प्रोपोगेंडा आजकल नेता लोग कर रहे हैं। तो पार्टियों को विकास के लिए सोचना चाहिए। अगर विकास के मुद्दे पर जनता से सीधे संपर्क में आएंगे तो शायद उनकी पार्टी सत्ता में स्थापित हो जाए अगले बार। तो दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी है, वो जानती है किस मुद्दे पर कब क्या बोलना है और किस मुद्दे पर बने रहना है। एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड और दूसरी तरफ नितिन नबीन जब छत्तीसगढ़ आते हैं तो वो कहते हैं कि भारतीयता ना कि छत्तीसगढ़वाद। उन्होंने ना कि नहीं कहा, लेकिन देखिए चर्चा हो रही है। हमारे साथ स्टार लगातार जुड़े हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया है स्टार? ग्राउंड पर के लोगों का क्या कहना है? देखिए तमाम लोगों को हमने सुना है, सबका ही कहना है कि भारतीयता हम है, भारतीय है, लेकिन जिस प्रकार से यदि आप देखेंगे इतिहास पहले से, तो दक्षिण के लोगों को दक्षिण भारतीय कहा जाता है, उत्तर भारत के लोगों को उत्तर भारतीय कहा जाता है। तो यदि हम मध्य भारत यानी छत्तीसगढ़ हमारा है और हम अपने को छत्तीसगढ़ी कह रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से राजनीतिक बयानबाजी आ रही है तो ये कहीं ना कहीं जनता को जरूर लग रहा है, जनता साफ समझ रही है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये तमाम बातें जो अब सामने आ रही है, ये चुनाव के नजदीक आते आते इस प्रकार के बयानबाजी आएगी। लेकिन जनता का ये मानना है कि हम भारत के लोग हैं, भारतीयता हमारी संस्कृति में है। ठीक उसी तरीके से हम छत्तीसगढ़ के लोग भी हैं और इस लिहाज से छत्तीसगढ़ी हमारी संस्कृति में भी है। इसलिए जनता के बारे में कहा जाता है कि ये पब्लिक है, सब जानती है, सब समझती है और शायद यही समझ चुनाव में रिजल्ट्स के रूप में भी सामने आते हैं। राहुल, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्टार पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उज्जैन के विक्रम नगर ब्रिज के पास कल रात कुख्यात गुंडे अनमोल गुर्जर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई है। इसमें आमने सामने की फायरिंग के बाद अनमोल गुर्जर को गोली लगी और वो घायल हो गया। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि माधव नगर थाना प्रभारी मनीष लोधा को सूचना मिली थी कि विक्रम ब्रिज के पास कुछ लोग आम लोगों को डरा धमका रहे हैं, उनसे लूट कर रहे हैं, जिस पर थाना प्रभारी अपने दल के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, जिसके बाद गुंडों ने पुलिस पर 2 राउंड फायरिंग कर दी है। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें अनमोल गुर्जर नामक कुख्यात गुंडे के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से पिस्टल भी बरामद की है। मुठभेड़ में अनमोल का एक और साथी गिरफ्तार हुआ है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में गुर्जर गैंग सक्रिय है। अनमोल गुर्जर भी उसी का सदस्य है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अनमोल एक इनामी बदमाश भी है। विक्रम नगर ब्रिज के नीचे लोगों से पिस्टल की नोक पे लोगों से लूट मार के प्रयास कर रहे हैं। तो पुलिस द्वारा उनको चैलेंज किया गया तो उन्होंने पुनः एक और फायर किया। तो इसके जवाब में जब पुलिस ने उन पर जवाबी फायर किया तो उसमें इन 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को पाँव में चोट लगी और दूसरा व्यक्ति भागने का प्रयास कर रहा था वहाँ से। तो मौके से पुलिस ने उसे पकड़ा।
तो उज्जैन के हाल कैसे हैं और कितने हौसले बुलंद है बदमाशों की, इसकी बानगी हम देख रहे हैं। ताजा जानकारी के साथ इंद्रेश हमारे साथ उज्जैन से लाइव जुड़ चुके हैं। इंद्रेश, उज्जैन में क्या बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि जब पुलिस पकड़ने जाती है, वो बदमाश जो आम लोगों को डरा धमका रहे होते हैं, वो पुलिस पर ही फायरिंग कर देते हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जैसी कल रात को घटना हुई है उसमें ये देखा गया है कि इसके पहले भी जो ये गुजर गैंग है, आज से करीब 3 साल पहले यही गुजर गैंग के जो अन्य साथी जिसमें रौनक गुजर और मयंक गुजर नाम के जो कुख्यात अपराधी थे, उन्होंने भी इसी तरह की घटना को अंजाम दिया था। जब पुलिस उनको पकड़ने गई थी तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग करी थी, पथराव किए थे और कई तरह की गतिविधियों में लिप्त होने के बाद में देखा ये गया है कि अभी गुजर गैंग देखा जाए तो कल हाल ही की घटना को लेकर यदि हम बात करें अनमोल गुजर को लेकर, तो उसके ऊपर भी देखा जाए तो 15 से अधिक ऐसे प्रकरण दर्ज है जिसमें 307 और 302 के मामले उस पे हैं, जिसमें वसूली सहित और अन्य दरा धमका वसूली करने को लेकर उसके ऊपर मामले दर्ज है। देखने में ये आ रहा है कि लगातार हो रही घटना को लेकर तो यही कयास लगाए जा सकते हैं कि पुलिस का डर जो है अपराधियों के मन से खत्म होते जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो पुलिस को भी नहीं बख्श रहे हैं तो आम जनता का क्या हाल होता होगा ये हम सोच सकते हैं इस पूरे विषय के बारे में। लेकिन बात करें कल की घटना को लेकर तो कल पुलिस को सूचना मिली थी कि अनमोल गुजर अपने एक अन्य साथी के साथ में मक्सी तरफ जा रहा है। तो पुलिस को ये सूचना मिली तो पुलिस ने तुरंत उसे साइबर सेल की टीम की मदद से उसे ट्रेस किया और उसे विक्रमनगर रेलवे स्टेशन के पास में जो ब्रिज बना हुआ है वहां पे उसे पकड़ा। वहां जब उसको पकड़ने के लिए उसको पीछा किया गया तो उसने सबसे पहले पुलिस की वैन पर फायरिंग की। इन्हीं के हौसले को तोड़ने के लिए जो आपने बात कही ना कि बदमाशों के हौसले बुलंद है, तोड़ने के लिए पुलिस एनकाउंटर कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरह। तो अब मध्य प्रदेश में कानून का राज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका इंद्रेश। इस जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं, भोपाल चलते हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों के तबादले हो गए हैं। बिल्कुल, मनोज कुमार सलियाम सीईओ जिला पंचायत श्योपुर के बना दिए गए हैं। इसी तरह अब जिला पंचायत अनूपपुर के सीईओ अभय सिंह ओहरिया बनाए गए हैं। तो वहीं नर्मदापुरम के जिला पंचायत सुजान सिंह रावत बनाए गए हैं। एक बड़ी ये सर्जरी की गई है और आपको बता दें 8 अधिकारियों के तबादले। क्या समझा जाए राहुल, आने वाले दिनों में चुनाव, उससे पहले ये सब हो रहा है? देखिए, अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, आपने देखा पंचायत और नगर निगम के, तो जाहिर सी बात है ये सर्जरी की जा रही है। इन्हें नया टास्क दिया गया है चूंकि 2023 आने वाला चुनाव है, तो कैसे इस टास्क को पूरा करना होगा ये जिम्मेदारी है इन पर। तो ये भी कह सकते हैं कि रूटीन परिवर्तन है। देखिए, चूंकि सीईओ के ही तबादले हुए हैं तो एक रूटीन परिवर्तन भी है, लेकिन एक टारगेट, एक लक्ष्य के तहत ये किया गया। विवेक पटैया हमारे साथ है। विवेक, इन तबादलों को कैसे देखा जाए? देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण ये तबादले है, क्योंकि जिला पंचायत जो है वो एक बड़ी बॉडी होती है जिले में काम करने की, और कई अधिकार जिला पंचायत के पास होते हैं। ऐसे में जिला पंचायत सीईओ के तबादले हुए हैं जो राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है, जिसमें नर्मदापुरम के जो जिला पंचायत सीईओ है उनको श्योपुर भेजा गया है और निवाड़ी में जिला पंचायत सीईओ बदले गए हैं। इसके साथ ही जो जिला पंचायत सीईओ के अलावा अपर कलेक्टर और कुछ संयुक्त कलेक्टर के भी ट्रांसफर हुए हैं। तो कुल 8 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं। देर रात ये आदेश जारी हुए। ये अपने आप में एक प्रशासनिक सर्जरी की ओर इशारा कर रहे हैं कि अब चुनावी साल है आने वाला, और ऐसे में सरकार अपने कभी हाल में हमने देखा था सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मॉर्निंग मीटिंग भी ली है और उस दौरान भी काफी अधिकारियों पर उन्होंने सख्त एक्शन लिया था। तो इसका जो नई प्रशासनिक सर्जरी हुई है, इसका ये असर इसे भी समझा जाए क्या? निश्चित तौर पर जो प्रशासनिक सर्जरी शुरुआत हुई है, आने वाले समय में ये भी बताया जा रहा है कि कुछ कलेक्टर और एसपी के भी ट्रांसफर होंगे, कुछ विभाग प्रमुखों के भी ट्रांसफर होंगे, लेकिन इसकी शुरुआत जिला पंचायत से शुरू हो गई, क्योंकि एक प्राथमिक रूप से एक प्रशासनिक कसावट जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि 8 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के जो ट्रांसफर हुए हैं ये अपने आप में बता रहे हैं कि जिला पंचायत के सीईओ से इसकी शुरुआत हो गई है। जिला पंचायत सीईओ कलेक्टर के बाद जिले में सबसे बड़ी एक पावरफुल बॉडी कहलाती है, जो जिले में विकास कार्यों को एक अंजाम पहुंचाने का काम करती है। पिछले दिनों जब पंचायत चुनाव हुए थे तो उसमें देखा गया था कि बीजेपी और कांग्रेस ने कितना दम लगाया था जिला पंचायत के अध्यक्ष बनाने के लिए, 52 जिला पंचायत के अध्यक्ष बनाने के लिए। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जिला पंचायत सीईओ का कितना महत्वपूर्ण पद है, और इसलिए जो कल प्रशासनिक सर्जरी देर रात हुई है जिला पंचायत सीईओ को कई को इधर से उधर किया गया है, ये अपने आप में एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी है। कुछ डिप्टी
डिप्टी कलेक्टर और कुछ हालांकि अपर विवेक कलेक्टरों के भी सीईओ का ये काम तो नहीं होता कि वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में मदद करे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। खबरों में आकांक्षा आगे बढ़ने का वक्त हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पन्ना जिले के दौरे से लौटने के बाद आपको बता दें एक मीटिंग भी की और मीटिंग के बाद कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री निवास में सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के साथ प्रमुख सचिव सहकारिता, आयुक्त सहकारिता और प्रबंध संचालक मार्कफेड के साथ प्रदेश में खाद्य व्यवस्था के बारे में उन्होंने चर्चा की और इस बैठक में उन्होंने व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी जिलों में किसानों के लिए पर्याप्त खाद की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि मिल रही शिकायतों को बहुत ही गंभीरता से लीजिए और व्यवस्था को तत्काल सुधार करके कार्य कीजिए। ये नहीं कि बैठे रहिए आप। आपको यह भी बता दें कि पन्ना भ्रमण में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कुछ वितरण केंद्रों में कंप्लेन मिली थी, जिसे लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी और संबंधित अधिकारियों को जरूरी प्रबंध और समाधान करने के निर्देश दिए थे और देना भी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय गोंडवाना गोंड महासभा की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक सामाजिक प्रस्ताव सौंपा गया है और इस प्रस्ताव में अनुसूचित जनजाति समुदाय के हित संबंधी कई बिंदुओं को शामिल करने का निवेदन किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इनकी मांगों पर तत्काल पहल करते हुए कहा कि सरकारी विभागों ने रोस्टर के पालन के संबंध में जांच के लिए प्रकोष्ठ गठित की है। T20 वर्ल्ड कप के अहम मुकाबले में भारत ने कल बांग्लादेश को हराकर अपने ग्रुप में पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर पहुंच गई है। भारत बांग्लादेश के बीच खेले गए मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर हमारे संवाददाता स्टार जैन ने पूर्व रणजी खिलाड़ी जितेंद्र वेंगड़ और कुछ क्रिकेटर से बातचीत की है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने अपने एक और क्रूशल मुकाबले में बांग्लादेश को मात दे दी है और इस जीत के साथ भारतीय टीम अपने कैटेगरी में अपने पूल में पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गई है। क्रिकेट एक्सपर्ट जितेंद्र वेगड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व रणजी प्लेयर भी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जैसा हमें लग रहा था कि हम बांग्लादेश के अगेंस्ट में बहुत आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। मैच बहुत टाइट हुआ और आखिरी ओवर में लास्ट बॉल में हमें जीत मिली है। भारत ने जो रन बनाए कहीं ना कहीं वो थोड़े कम लग रहे थे। डकवर्थ लुइस के कारण हमें थोड़ा सा और अच्छा टारगेट मिल गया, जिसके कारण ये मैच जीत मिली है। अच्छा, आपने डकवर्थ लुइस की बात करी, बीच में जब प्रेडिक्शन DLS लागू होता है तो उस समय बांग्लादेश के जितने स्कोर हो गए थे, यदि 7 ओवर का बात हो रही थी कि 7 ओवर का मैच करते हैं, तो उस समय हमसे बांग्लादेश जो इस रन आता है उससे ज्यादा था, तो उसको लेकर क्या कहेंगे फिर? देखिए, उस समय तो मैं भी टेंशन में आ गया था और जितने भी हमारे दर्शक उस सारे टेंशन में थे, क्योंकि उस समय DLS के हिसाब से बांग्लादेश अपने से ऊपर में थी और अगर मान लो बारिश होती है तो कम से कम 5-6 ओवर का मैच खेला जाता है, तो उससे ज़्यादा ओवर हो चुके थे। तो उस समय भारत की स्थिति काफ़ी नाजुक थी और अगर उसी समय मैच अगर बंद हो जाता तो हमें काफ़ी नुकसान होता, क्योंकि ये मैच में अगर हमें पॉइंट नहीं मिलता तो आखिरी वाला मैच बहुत ही ऐसा रहता है कि सेमीफाइनल जाने की स्थिति में काफ़ी डावाडोल स्थिति रहती। तो ये अच्छा हुआ कि मैच हुआ और हमें इसका फ़ायदा मिला उसमें। चलिए, हमारे साथ बहुत सारे क्रिकेटर्स मौजूद हैं, क्या कहेंगे? आपने मैच देखा होगा, जिस प्रकार से टीम लगातार परफॉर्मेंस करते आ रही है। हम एक मैच को छोड़ दें बस साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो ओवरऑल क्या कहेंगे? जी, किसी भी टीम को कमजोर नहीं समझना चाहिए, सब हमारे बराबर की टीम है। हमको गेम के हिसाब से आगे बढ़ना है, कोई पहले से प्रिडिक्शन नहीं करना है कि जीत गए हैं हार गए हैं। कर रहे हैं अगले मैच को लेकर, जिस प्रकार से अब हमारा जिम्बाब्वे के साथ मुकाबला है। अगला मैच जो जिम्बाब्वे के साथ है वो अभी थोड़ा टफ है इंडिया के लिए जीतना, बिकॉज पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 130 डिफेंड किया था, तो उनका बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छा है, तो उसको चेस करना इजी नहीं रहेगा। क्या कहेंगे, बताइए? मैच अब सब रोमांचक तरीके से जा रहा है और इंडिया को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा और अच्छे से परफॉर्म करना है, कोई भी टीम को हल्का नहीं लेना है। देखिए, तमाम यहाँ पे क्रिकेटर्स है, जूनियर क्रिकेटर्स है जिनसे हमने बात की और क्रिकेटर्स का भी यही मानना है कि क्रिकेट में किसी भी मैच को हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो टीम छोटी हो चाहे बड़ी हो, क्योंकि क्रिकेट जो अनिश्चितताओं भरा खेल है। बहरहाल सबको उम्मीद है कि अगले मुकाबले में भी भारतीय क्रिकेटर्स जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे और अपना बेस्ट दे के टीम को जीत दिलाएंगे। यहाँ कैमरामैन किशोर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। चलिए, और इसी के साथ मॉर्निंग प्राइम 7 की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है। आप बने रहिए।